हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शारिक। आज का वीडियो हमारा टोटली डिपेंड होगा फ्रेज और क्लाउज के ऊपर। आज हम समझेंगे फ्रेज और क्लाउज को और उसके काइंड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेज के डेफिनेशन को जानेंगे। फ्रेज का डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डोंट हैव कंप्लीट सेंस। एक से ज़्यादा वर्ड जिसका पूरा सेंस नहीं आए उसको हम फ्रेज कहते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर वर्ब नहीं आए। फ्रेज के अंदर कभी भी वर्ब नहीं आता है एक्सेप्ट वर्ब फ्रेज के। वो हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। अभी हम देखते हैं। देखिए आपके सामने 3 सेंटेंस लिखा हुआ है, 3-4 से एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला है द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। लड़का पार्क में खेल रहा है। यहाँ पे देखिए द बॉय आपका एक ग्रुप हो गया, इज प्लेइंग एक ग्रुप हो गया, इन द पार्क एक ग्रुप हो गया। फ्रेज जो कई काइंड्स के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। हम नाम इसका इसलिए ये नाम जो हम देते हैं इसको, वो उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो सबसे मेन वर्ड होता है जिसके लिए सारा वर्ड आता है, उसी के नाम से हम इसका नाम फ्रेज का नाम दे देते हैं। आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पे आप देखिए द बॉय में सबसे मेन वर्ड क्या है? बॉय है ना। ये द आर्टिकल जो आ रहा है, द डिटर्मिनर जो है, ये किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए आ रहा है। तो द बॉय एक ग्रुप है। लड़का, क्या लड़का? कौन लड़का? क्या पूरा सेंस आ रहा है? क्या इसके अंदर वर्ब है? क्या वर्ब नहीं है, पूरा सेंस भी नहीं आ रहा है, मतलब ये फ्रेज है। अब ये फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है? ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉय नाउन होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मेन वर्ड होता है उसके अंदर, उसी के नाम से फ्रेज का नाम दे देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नाउन फ्रेज। ये आपका हो जाएगा नाउन फ्रेज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इज प्लेइंग। ये भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इज प्लेइंग आपका हो जाएगा। इसमें मेन वर्ड क्या है? इसमें मेन वर्ड है प्लेइंग। हालांकि इज भी आपका वर्ब है, लेकिन इसमें मेन वर्ड है प्लेइंग। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका मेन वर्ड प्लेइंग है, तो इसको हम कहेंगे वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज ही एक ऐसा फ्रेज होता है जिसके अंदर वर्ब आता है। बाकी कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो, एडवर्ब फ्रेज हो, किसी फ्रेज के अंदर वर्ब का कोई पार्ट नहीं आता है। तो इज प्लेइंग आपका हो जाएगा फ्रेज, और ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा? वर्ब फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इन द पार्क। इन द पार्क जो है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? प्रीपोजिशन। जब भी आपका प्रीपोजिशन प्रेप प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इन द पार्क क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। आई सॉ अ लिटिल बॉय। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड एग्जांपल, आई सॉ अ लिटिल बॉय एट द स्टेशन। मैंने एक छोटे बच्चे को स्टेशन पे देखा। यहाँ पे देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड है, तो ये आपका फ्रेज नहीं हो सकता। एक वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सॉ सिर्फ एक वर्ड है आपका, एक वर्ड है आपका। अ लिटिल बॉय, ए लिटिल बॉय मतलब एक छोटा लड़का। अ ग्रुप ऑफ वर्ड है ये, और इसके अंदर वर्ब भी नहीं आ रहा है। एक छोटा लड़का, कौन, क्या, किसका, हमको मतलब पूरा समझ में नहीं आ रहा है ना किसके बारे में बात हो रही है, सेंस क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका फ्रेज हो जाएगा। ये फ्रेज है तो अब कौन सा फ्रेज है? आप जरा देखिए कि अ लिटिल बॉय में आपका सबसे मेन वर्ड कौन सा है? बॉय है। आपका सबसे मेन वर्ड बॉय है, क्योंकि लिटिल भी बॉय के लिए आ रहा है, ए भी बॉय के लिए आ रहा है। तो आपका ये बॉय नाउन है, तो इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। इसका नाम क्या रख देंगे? इसका हम नाम रख देंगे नाउन फ्रेज। अब देखिए एट द स्टेशन में, एट आपका प्रीपोजिशन होता है, द स्टेशन इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अब यहाँ देखिए बार्किंग डॉग, ये आपका एक से ज़्यादा वर्ड है, ये सब्जेक्ट है। जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा था तो सेंटेंस को 2 हिस्सों में मैंने बांटा था, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन होता है जो सब्जेक्ट के बारे में दिया होता है। एक प्रेडिकेट की शुरुआत कहाँ से होती है? एक वर्ब से होती है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो वर्ब है, यहाँ पे बाइट्स है। यहाँ पे जो सेल्डम बाइट्स है, ये आपका क्या है? ये आपका है प्रेडिकेट। ये आपका है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है। कभी कभी काटता है या ना के बराबर काटता है। कौन ना के बराबर काटता है? बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता। तो मतलब ये जो आपका प्रेडिकेट है, ये इंफॉर्मेशन है, ये किसके लिए आ रहा है? डॉग के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि बार्किंग डॉग के लिए आ रहा है। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड है आपका, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बार्किंग डॉग, और इसमें मेन वर्ड क्या है आपका? डॉग है ना। बार्किंग तो नहीं है, बार्किंग किसके लिए आ रहा है? डॉग के लिए आ रहा है। तो आपका डॉग नाउन होता है, तो ये आपका हो जाएगा नाउन फ्रेज। ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही चीट्स टू पास। ही एक सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड है।
चीट्स आपका एक वर्ब है, कोई दूसरा वर्ब नहीं है, नहीं तो उसको भी हम फ्रेज बना सकते थे, वर्ब फ्रेज। अब देखिए यहाँ पे टू पास, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या चीज़ का काम कर रहा है? इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव को हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे, आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए वो चीट करता है, नकल करता है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पूछिएगा क्या नकल करता है, नहीं आ रहा है आंसर इसका। क्या चीज़ को नकल कर रहा है, किसको नकल कर रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नकल कर रहा है? पास होने के लिए। वाई का आंसर आ रहा है ना। क्यों नकल कर रहा है? वाई का आंसर, पास होने के लिए। तो ये जो आपका प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये वाई का रिप्लाई है। एडवर्ब प्लेस है टू पास। अब नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से समझेंगे। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है। आप देखिए फिर से, शी आपका एक सब्जेक्ट है, इज एक आपका एक वर्ब है। सिर्फ एक वर्ब है तो ये एक से ज़्यादा होता तो मैं वर्ब फ्रेज कह देता, लेकिन एक ही है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल आपका क्या है? एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा वर्ड है। वेरी आपका एक क्या है? एक वर्ड है जो यहाँ पे एडवर्ब है। वेरी एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। वेरी ब्यूटीफुल में मेन वर्ड क्या है आपका? ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, ये दो वर्ड है। वेरी भी किसके लिए आ रहा है? ब्यूटीफुल के लिए ना आ रहा है। तो यहाँ आपका वेरी ब्यूटीफुल जो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। पिछले स्लाइड में हम नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को समझा। अब समझने की बारी है प्रीपोजिशनल फ्रेज को। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। लेकिन एक सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशनल फ्रेज दो फ्रेज का काम करता है, और वो एडजेक्टिव होगा और वो एडवर्ब फ्रेज होगा। या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा या तो वो एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। अब यहाँ पे हम सेंटेंस में एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। द मैन इन द गार्डन इज प्लेइंग चेस, वो आदमी जो ग्राउंड में है, गार्डन में है, वो चेस खेल रहा है। द मैन, ये आपका फिर से एक से ज़्यादा वर्ड है आपका सब्जेक्ट। द मैन, एक ये द आपका डिटर्मिनर है, मैन आपका क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है और मेन वर्ड इसका मैन है, नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन द गार्डन आपका जो है ना प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा या तो एडवर्ब का काम करेगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा या तो एडजेक्टिव का काम करता है या तो एडवर्ब का काम करता है। आदमी चेस खेल रहा है। विच मैन, विच मैन, मैन के बारे में अगर या नाउन के बारे में हम कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। कौन सा आदमी चेस खेल रहा है? वो जो गार्डन में है, इन द गार्डन, मैन इन द गार्डन। तो ये आपका इन द गार्डन जो है ना, मैन को आपको मैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ये जो है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द मैन, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए। द मैन इज प्लेइंग चेस इन द गार्डन, मैन जो है चेस खेल रहा है। वेयर, कहाँ खेल रहा है? द मैन इज प्लेइंग चेस, वो लड़का जो है, वो जो आदमी है, वो चेस खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? गार्डन में खेल रहा है। ये जो इन द गार्डन है ये आपके वेयर का रिप्लाई है। क्या चीज़ का रिप्लाई है? वेयर का रिप्लाई है। और जो वेयर का रिप्लाई होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। वेयर का रिप्लाई मतलब ये आपका, अभी आप एग्जाम्पल देखिए। द मैन इज प्लेइंग चेस इन द गार्डन, वो जो इंसान है वो प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा है। वेयर इज ही प्लेइंग चेस, वो चेस कहाँ खेल रहा है? गार्डन में खेल रहा है। तो मतलब ये इन द गार्डन आपका वेयर का रिप्लाई है, मतलब ये आपका कौन सा फ्रेज हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। जो भी अगर रिप्लाई वेयर का हो, व्हेन का हो, हाउ का हो, हाउ लॉन्ग का हो, ये सब का रिप्लाई जब भी आता हो, वाई का हो, ये सब का हमेशा रिप्लाई क्या आता है? ये हमेशा एडवर्ब होता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। द बॉय इन द कार इज माई ब्रदर, इन द कार को आप थोड़ा सा हटा लीजिए। द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा भाई है। विच बॉय, कौन सा लड़का मेरा भाई है? वो जो कार में है, इन द कार। द बॉय, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, द बॉय हु इज इन द कार इज माई ब्रदर। तो मतलब इन द कार जो है ना बॉय का रिफरेंस है। तो यहाँ पे इन द कार आपका एक एडजेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज तो है, लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज का? यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? वेयर इज ही प्लेइंग? इन द गार्डन। इन द गार्डन आपका क्या हो जाएगा? इन द गार्डन आपका हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। आई सॉ अ यंग मैन, मैंने एक जवान आदमी को देखा, मैंने एक जवान रेसलर को देखा। इस एग्जाम्पल में समझेंगे, ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में, कि इसमें कौन कौन सा फ्रेज आया है। देखिए आप, आई एक सब्जेक्ट है, सिर्फ वन वर्ड है, तो ये कोई फ्रेज नहीं है। सॉ वर्ब एक वर्ड है, एक वर्ब है, तो मतलब ये कोई फ्रेज नहीं है। अ यंग रेसलर, एक जवान रेसलर, एक जवान फाइटर। यहाँ पे देखिए ये तीन वर्ड से मिलकर बना है।
3 वर्ड से मिलके बना है, 3 वर्ड्स है इसमें। और ए और यंग किसके लिए आ रहा है? रेसलर के लिए आ रहा है ना, तो आपका रेसलर नाउन है और ये मतलब ये जो तीनों वर्ड है ये आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब हम समझेंगे क्लॉज को। क्लॉज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। मतलब क्या होगा? मतलब एक टाइप का सेंटेंस कह सकते हैं। हालांकि हमेशा एक क्लॉज सेंटेंस नहीं होगा, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन क्या है, एक सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और उसका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो तो वो एक क्लॉज होगा, ये पक्की बात है। आप एग्जाम्पल की मदद से देखिए, आई वॉज प्लेइंग एट दैट टाइम। मैं उस वक्त खेल रहा था। आपका यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, वॉज प्लेइंग एक वर्ब है और एट दैट मोमेंट क्या है? एक एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। मैं ग्रुप क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। मतलब क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होगा। आई वॉज एट दैट मोमेंट, इसमें सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही वॉन्टेड टू पास द टेस्ट। वो टेस्ट को पास करना चाहता था, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है ही आपका सब्जेक्ट है और वांटेड टू पास द टेस्ट क्या? एक प्रेडिकेट है। मतलब एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। इफ ही प्लेज क्रिकेट, अगर वो क्रिकेट खेलता है तो इफ क्या है? कंजंक्शन है आपका। यहाँ पे इफ क्या है? कंजंक्शन है। हालांकि ये पूरा सेंटेंस नहीं है, अभी ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझें, हम इस चीज़ को आगे समझेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही आपका सब्जेक्ट है, प्लेज क्रिकेट क्या है? प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन ही केम हियर, जब वह यहाँ आया, तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, केम क्या है? आपका वर्ब है या प्रेडिकेट है केम के बाद वाला पार्ट, तो ये आपका क्लॉज होता है। क्लॉज हम कहते हैं एक से ज़्यादा वर्ड जिसके अंदर वर्ब भी हो, सब्जेक्ट भी हो, उसको हम क्लॉज कहेंगे और उसका सेंस भी आ रहा हो। सेंस कभी कभी कंप्लीट आता भी है, कंप्लीट नहीं भी आता है। देखिए, क्लॉज होता है दो टाइप का, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने से पहले हमको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है एक वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉजों को जोड़ना, कंजंक्शन का काम होता है। कंजंक्शन आमतौर पे जनरली दो टाइप का होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक फेन वॉइस से बना हुआ है। फेन वॉइस मतलब एक फेन वॉइस एक न्यूमोनिक है। जस्ट लाइक कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसका पहला लेटर याद कर लेते हैं, बड़े फुल फॉर्म को याद नहीं करने पे, उसको हम बोलते हैं न्यूमोनिक। इसरो, ISRO, इसरो का भी कुछ फॉर्म है, तो इसरो एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इसरो क्या है? इसरो एक न्यूमोनिक है, ISRO, इसरो एक न्यूमोनिक है। जस्ट लाइक USSR एक न्यूमोनिक है। फेन वॉइस भी एक क्या है? न्यूमोनिक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझने के लिए फेन वॉइस क्या है हमको समझना होगा। फेन से F से 4 होता है, A से एंड होता है, N से नोर, B से बट, O से और, Y से येट, S से सो। ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? वैसे अगर बोला जाए तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को छोड़ के जितना भी कंजंक्शन होता है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। लेकिन कुछ यहाँ पे देखिए, कुछ एग्जांपल आपका कुछ वर्ड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। व्हेन हो गया, वाई हो गया, सिंस, वेयर, बिकॉज, इफ, वेदर, एज लॉन्ग एज सून एज, ये आपका एग्जाम्पल है। डेट हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, 30-35 के आसपास होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हम अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, राम इज स्टडिंग बट हिज ब्रदर इज प्लेइंग। राम पढ़ रहा है लेकिन उसका भाई क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ आपका एक क्लॉज हो गया। क्लॉज मतलब जिसके पास एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। राम एक सब्जेक्ट है और इसे स्टडिंग क्या है? एक प्रेडिकेट है, तो ये आपका एक क्लॉज हो गया। बट एक कंजंक्शन है। हिज ब्रदर इज प्लेइंग, उसका भाई खेल रहा है, ये आपका एक क्लॉज हो गया। दो क्लॉज है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। बट एक कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब दो क्लॉज को जोड़ता है तो पहला क्लॉज आपका क्या होता है? जो कंजंक्शन के साथ लिखा होता है। कंजंक्शन के बाद, उसके बाद, कंजंक्शन के बाद जो भी सेंटेंस आएगा, जो भी क्लॉज आएगा आपका, वो कंजंक्शन उसी के लिए आता है। तो मतलब बट ही इज प्लेइंग जो है, ये आपका बट के, ही इज प्लेइंग के साथ बट आ रहा है, तो ये आपका क्लॉज हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या हो जाएगा आपका? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। और राम इज स्टडिंग है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। जो सेंटेंस जो क्लॉज या सेंटेंस किसी कंजंक्शन के साथ नहीं लिखा होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। इसी को अगर हम दूसरा नाम दें तो इसको आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये आपका नाम हो सकता है। राम इज स्टडिंग क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन ये सेकंड वाला जो आपका क्लॉज है ये किसके साथ लिखा हुआ है, बट के साथ लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये बट इसी के साथ है और ये आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। ही इज इल, ही इज इल आपका ये क्या है, एक क्लॉज है। ही आपका सब्जेक्ट है, इज क्लॉज एक प्रेडिकेट है, मतलब एक क्लॉज है। अब ही इज इल एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है। ही एट टू मच, वो बहुत ज़्यादा खा लिया था, ये आपका एक क्लॉज है। अब एक चीज़ बताइए, ही एट टू मच के साथ कौन सा कंजंक्शन लगा हुआ है, फोर लगा हुआ है, मतलब फोर इसी के साथ आएगा। फोर ही एट टू मच इसी के साथ आएगा। और इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप फोर ही एट टू मच को देंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये किस सेंट, ये जो क्लॉज है किस वर्ड से जुड़ा गया है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा गया है। ही डिड नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ी, ही डिड नॉट स्टडी आपका क्लॉज नंबर 1 है। ही सक्सीडेड इन द एग्जाम, ये आपका क्लॉज नंबर 2 है, क्लॉज नंबर 2 है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये तो आपका क्या हो गया, इसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं लिखा हुआ है शुरू में, तो मतलब ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। आपका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, या आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन यहाँ पे देखिए ही सक्सीडेड इन द एग्जाम के साथ येट लिखा हुआ है, मतलब येट इसी के साथ आएगा। और येट कौन सा कंजंक्शन है, येट आपका कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब ये हुआ कि येट ही सक्सीडेड इन द एग्जाम, ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल बी हेयर, वह यहाँ होगा। आपका पहला क्लॉज कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। एज लॉन्ग एज ही कैन, जब तक वो रह सकता है तब तक वो यहाँ रुक सकता है। ही विल बी हियर, वो यहाँ होगा, कब तक यहाँ होगा, जब तक वो चाहे, मतलब यहाँ पे ये जो ही कैन है इसके साथ कौन सा कंजंक्शन लगा हुआ है, एज लॉन्ग एज लगा हुआ है, मतलब एज लॉन्ग एज इसी के साथ आएगा। एज लॉन्ग एज ही कैन मतलब एक साथ हुआ, और एज लॉन्ग एज कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जो कंजंक्शन के बाद कोई क्लॉज होगा और वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट हो या कोऑर्डिनेट हो, उसी के नाम से हम क्लॉज भी दे देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, आई नो डेट ही विल सक्सीड। आई नो डेट आपका एक क्लॉज हो गया, क्लॉज नंबर 1। ही विल सक्सीड आपका एक क्लॉज हो गया। डेट आपका एक कंजंक्शन है, आई नो एक क्लॉज है, ही विल सक्सीड एक क्लॉज है, डेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है डेट। इसका मतलब क्या होगा, आई नो तो आपका एक, मतलब ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, इससे पहले कोई क्लॉज नहीं, ये कंजंक्शन नहीं लिखा हुआ है। ही विल सक्सीड से पहले कौन सा कंजंक्शन लिखा हुआ है, डेट। तो डेट ही विल सक्सीड जो आपका होगा, डेट ही विल सक्सीड जो आपका ये मतलब क्लॉज होगा, ये कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि डेट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया, आपका क्लॉज नंबर 1। इसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, मतलब ये इंडिपेंडेंट कंजंक्शन है, ये सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है। बिकॉज ही इज इल, ये ही इज इल क्लॉज नंबर 2 है आपका। बिकॉज एक कंजंक्शन है, मतलब ये कंजंक्शन इसी के साथ आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा, बिकॉज कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मतलब ये आपका क्लॉज हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्लॉज जो होता है वो तीन काइंड्स का होता है, एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज। अब हम समझेंगे कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होता क्या है। अभी हमने समझा था कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को, और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज को। अब ये आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए। आई कैन डू दिस, ये आपका एक फर्स्ट क्लॉज है। आई विल नॉट डू, मैं नहीं करूंगा, ये आपका सेकंड क्लॉज है। जोड़ क्या, कौन सा कंजंक्शन रहा है, बट कंजंक्शन जोड़ रहा है, और बट कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों है, ये दोनों कंजंक्शन को बट जोड़ रहा है, तो ये आपका जो आई विल नॉट डू है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। कौन सा क्लॉज हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा, आई विल नॉट डू, क्योंकि ये जो जोड़ रहा है बट वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सेकंड देखिए, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना होगा, आपका पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज, माई फादर टोल्ड मी टू गो, मेरे फादर ने कहा मुझे वहाँ जाने के लिए, मुझे बोला है जाने के लिए, ये आपका दूसरा क्लॉज। दोनों सेंटेंस को, दोनों क्लॉज को जोड़ कौन रहा है, बिकॉज जोड़ रहा है। बिकॉज कौन सा कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब बिकॉज के बाद जो लिखा हुआ है ये क्लॉज आपका बिकॉज उसी के साथ आ रहा है, और उसी के साथ आ रहा है, मतलब ये जो आपका क्लॉज है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अभी हमने ये पढ़ा। अब ये जो काइंड्स ऑफ क्लॉज है ना, ये काइंड्स ऑफ क्लॉज हमेशा, चाहे वो नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, वो हमेशा क्लॉज जो होता है वो हमेशा या तो वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज कभी नहीं हो सकता। ये जो आपका क्लॉज है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये कभी भी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज नहीं हो सकता।
नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज हमेशा कौन होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है। अब देखिए एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। आई डोंट नो, ये आपका एक क्लॉज है। इफ ही कम, ये ही कम्स, ये आपका दूसरा क्लॉज है। जोड़ कौन रहा है? इफ कौन सा कंजंक्शन होता है? इफ कंजंक्शन होता है आपका सबऑर्डिनेट। मतलब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो ये है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा आपका नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगा। वो सेंटेंस में या तो नाउन होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज आपका कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यू कैन आपका क्लॉज है, मतलब एज लॉन्ग एज यू कैन जो है आपका, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये कहीं ना कहीं नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा सेंटेंस में। आई सॉल्व द पजल विच यू गेव मी, विच आपका कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है आपका? विच कंजंक्शन होता है आपका? सबऑर्डिनेट। मतलब ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। ऐसे ही सारा एग्जांपल जो है आपका, बिकॉज आई एम इल हो गया, whom everybody likes हो गया, और डेट ही विल प्ले द मैच हो गया। ये इतना क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तीन ही काम करेगा, या तो क्लॉज एडजेक्टिव होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो नाउन होगा। अब हम देखते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी व्हाट का और whom का रिप्लाई आ जाए, व्हाट का और whom का रिप्लाई आ जाए, ये आपका नाउन होता है। एक वर्ब के पास आके आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट हु whom में, अगर उसका आंसर आ जाए वर्ब के बाद, तो ये आपका नाउन होता है। व्हाट काइंड ऑफ और विच, ये आपका जब अगर दो इसका मतलब इसका आंसर आ जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एडवर्ब क्या होता है? वाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन, हाउ लॉन्ग, और बहुत सारे होते हैं। ये इसका अगर रिप्लाई आ गया आपको एक वर्ब के बाद, तो ये आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। देखिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। मैं क्यों नहीं जानता हूं? नहीं आ रहा है आंसर इसका। मैं क्या नहीं जानता हूं? मैं नहीं जानता हूं। मैं क्या नहीं जानता हूं कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पे नो के पास आप आके कौन सा क्वेश्चन किए? व्हाट का क्वेश्चन किया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। मैं क्या नहीं जानता हूं? यही कि वो आएगा या नहीं आएगा, या आएगा या नहीं आएगा। तो मतलब व्हाट का रिप्लाई आ गया। तो इफ ही कम्स जो आपका है ना, ये आपका एक क्लॉज है, और क्लॉज कौन सा काम कर रहा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये आपका नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई हमेशा नाउन हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो नो आपका है, एक सेंटेंस में एक नाउन क्लॉज या नाउन कोई भी होता है, वो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इफ ही कम्स जो है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है किसका? नो वर्ब का। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू कैन स्टे हेयर, तुम यहाँ ठहर सकते हो। क्या ठहर सकते हो? नहीं आ रहा है। कौन ठहर सकते हो? नहीं आ रहा है। कब तक ठहर सकते हो? वेन, फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक तुम ठहर सकते हो? कितना पीरियड तक तुम ठहर सकते हो? जब तक तुम चाहो। यहाँ पे कहीं कहीं वेन और हाउ लॉन्ग का आंसर आ रहा है। वेन और हाउ लॉन्ग का जब भी आंसर आता है, वो क्या होता है? आपका एडवर्ब होता है। यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ ठहर सकते हो। कब तक ठहर सकते हो? एज लॉन्ग एज यू कैन, जब तक तुम चाहो। तो ये आपका जो पूरा क्लॉज है, ये आपका क्लॉज क्या है? ये आपका क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा बिहेव कर रहा है? एडवर्ब का बिहेव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सॉल्व द पजल, मैंने पजल को सॉल्व कर दिया। मैंने पजल को सॉल्व कर दिया। आर्टिकल लगा हुआ है, डिटर्मिनर लगा हुआ है, मतलब ये पजल जो आपका है, ये पजल क्या है? एडजेक्टिव है। ये आपका पजल क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने पजल को सॉल्व कर दिया, सॉरी, ये पजल आपका क्या है? नाउन है। अब ये नाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो क्या होता है? वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। मैंने पजल को सॉल्व किया। कौन से पजल को सॉल्व किया? विच पजल डेट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था। मतलब पजल के बारे में इंफॉर्मेशन हो रहा है ना। हो सकता है मैं 5 पजल को सॉल्व किया, लेकिन मैं वो पजल की बात कर रहा हूँ जो आपने मुझे दिया था। तो यहाँ पे विच यू गेव मी जो है, आपको यहाँ पे व्हाट काइंड या विच पजल का आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। whom everybody likes, मैं लड़के को जानता हूँ। क्या लड़के को जानता हूँ? आंसर नहीं आ रहा है व्हाट का। कब लड़के को जानता हूँ? आंसर नहीं आ रहा है। किस लड़के को? ये लड़का जो है ना, लड़का का एग्जाम्पल, बहुत सारा लड़का है। मैं किस लड़का को जानता हूँ? जिसको हर कोई प्यार करता है, पसंद करता है। तो यहाँ पे बॉय के बारे में आ रहा है ना, विच एवरीबडी लाइक्स। तो यहाँ पे विच एवरीबडी, whom everybody likes जो है यहाँ पे आपका whom वाला, तो ये आपका क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, लेकिन क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। कब कहा? आंसर नहीं आ रहा है। किसको कहा? आंसर नहीं आ रहा है। उसने मुझे कहा। क्या कहा? क्या कहा?
डेट ही विल प्ले द मैच, कि वो क्रिकेट खेलेगा। उसने मुझे कहा, क्या कहा? कि वो क्रिकेट खेलेगा। क्या का आंसर आ रहा है ना, डेट का आंसर आ रहा है, और ये डेट का आंसर आ रहा है, तो ये पूरा क्लॉज आपका क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे टोल्ड जो वर्ब है ना, वो आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो डाई ट्रांजिटिव होते हैं, मतलब एक ऐसे वर्ब जिसके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो टोल्ड भी उसी में से होता है। टोल्ड आपका वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट दो होगा, एक मी हो गया। अब टोल्ड का दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डेट ही विल प्ले द मैच, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं मिस कर दिया था, आई सॉल्व द पजल, सॉरी, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल क्या नहीं जाऊंगा? मैं स्कूल कब नहीं जाऊंगा? आंसर नहीं आ रहा है। मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा? वाई विल आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा? बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। यहाँ पे आपको वाई का आंसर आ रहा है ना, बिकॉज आई एम इल, वाई का रिप्लाई है आपका, वाई का रिप्लाई है, मतलब ये आपको क्या हो गया? एडवर्ब हो गया आपका। बच्चे अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं सेंटेंस और क्लॉज के बीच में। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव कंप्लीट सेंस, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। जिसका पूरा मतलब निकले, पूरा सेंस आए, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। आई वांट टू प्ले अ मैच, मैं एक मैच खेलना चाहता हूँ, पूरा सेंस निकल रहा है, एक सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, प्रेडिकेट भी है। शी इज इल, वह बीमार है, पूरा सेंस निकल रहा है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, वर्ब भी है, ये आपका एक सेंटेंस है। लेकिन क्लॉज को समझिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन बी अ सेंटेंस और नॉट। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, एक से ज़्यादा वर्ड होगा, जिसके पास सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, उसको हम क्लॉज कह सकते हैं। लेकिन उसके अंदर सेंस आएगा, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे हम। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, ये आपका कौन सा क्लॉज है? ये आपका क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और इसी का नाम हम सेकंड बोल देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये अकेला खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है। और इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मैं नहीं जानता हूं पूरा मतलब है इसका। इफ ही विल प्ले, अगर के वो खेलेगा, अगर मैं आपके पास सामने आऊँ और मैं आपको बोलूँ अगर वो खेलेगा, तो आपको किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये सेंटेंस, ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये पूरा मीनिंग सेंस पूरा कन्वे नहीं कर रहा है। मतलब इफ ही विल प्ले जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। और ये कौन सा क्लॉज है? ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है आपका, ये कभी भी एक सेंटेंस नहीं हो सकता। सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, उसका मीनिंग जो है पूरे तरीके से डिपेंड रहता है किसके ऊपर? वो उससे पहले लिखने वाले क्लॉज के ऊपर, जो उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, उसके ऊपर होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल जो होता है, क्लॉज जो होता है, वो हमेशा सेंटेंस नहीं होता, कभी भी सेंटेंस नहीं होता। लेकिन ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो लिखा होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हमेशा आपका सेंटेंस होता है। आई कैन प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेल सकता हूँ। आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा, इसको कौन सा कंजंक्शन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है। बट कौन सा कंजंक्शन आपका होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई कैन प्ले टेनिस, ये आपका क्या है? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज का नाम दे सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एक सेंटेंस, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। आई विल नॉट प्ले, ये जो आपका है ना, याद रखना है आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब भी दो क्लॉज को जोड़ा जाए, तो दोनों क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट होता है, और दोनों क्लॉज को हम सेंटेंस अलग अलग बोल सकते हैं। वो अलग बात है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो सेंटेंस, जो क्लॉज आपका जुड़ा होता है, इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। लेकिन इसका, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों क्लॉज आपका दोनों अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है। और ये आपका देखिए, आई डोंट नो इफ ही विल कम, ये आपका आई डोंट नो से पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ, मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे कोई भी आपका क्लॉज आएगा, मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा हुआ है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज उसी के लिए आ रहा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज उसी के लिए आ रहा है, मतलब वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है। देखिए, नो इफ ही विल कम, इसका मतलब क्या हुआ? मैं नहीं आऊँगा। इफ ही विल प्ले, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि वो खेलेगा। ये कौन सा कंजंक्शन जोड़ा? इफ जोड़ा। कौन सा कंजंक्शन होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ता है, तो उस पूरे क्लॉज को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं उसको? हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस।
फिर से समझना है आपको, जब दो क्लॉज को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़े, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़े, तो वो पूरा क्लॉज मिलके उसको हम पूरा नाम दे देंगे कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जब आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ता है उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। हमेशा इस चीज़ को आपको याद रखना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।